इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एमएलएज होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स 500 से ज़्यादा और 60 से कम नहीं होना चाहिए। यह एक्सेप्शन दिए हैं, यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो मिज़ोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 से कम मेंबर्स हैं। एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर बनने के लिए उन्हें इंडिया का एक सिटीज़न होना चाहिए, 25 ईयर्स की एज से छोटा नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 ईयर्स का होता है। हालांकि गवर्नर असेंबली के टर्म ख़त्म होने से पहले भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं। अब ऑफिसर्स पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अपने बीच एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं। जब तक हाउस रहता है तब तक नॉर्मली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी रहते हैं। स्पीकर असेंबली की प्रोसीडिंग्स कराते हैं। स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर का फंक्शन करते हैं। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के फंक्शन और पावर्स पढ़ेंगे। असेंबली के मेनली 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पावर देता है स्टेट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के लिए असेंबली लॉज बना सकती है। ये लेजिस्लेटिव पावर है। अब फाइनेंशियल पावर्स पढ़ेंगे। स्टेट बजट्स, मनी बिल्स, लेविंग टैक्सेस यानी कि इम्पोज, परमिशंस के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की सैलरी फिक्स करने के लिए असेंबली की सुप्रीम अथॉरिटी है। सारे मनी बिल्स लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल पढ़ेंगे। स्टेट के मिनिस्टर्स की काउंसिल पर असेंबली कंट्रोल रखती है। असेंबली के मेंबर्स मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं। वे मिनिस्टर की काउंसिल के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब पूरे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बिल लॉ बनता है। एक लॉ के लिए दिया गया है प्रपोजल बिल कहा जाता है। बिल्स 2 टाइप के होते हैं, एक मनी बिल और दूसरा नॉन मनी बिल होता है। हालांकि मनी बिल केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है और नॉन मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब हाउसेस के द्वारा बिल डिस्कस हो जाता है तो इसे गवर्नर के पास साइन के लिए भेजा जाता है। गवर्नर के सिग्नेचर के बाद बिल लॉ बनता है। इसके बाद हम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की साइज के 1/3 यानी कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि टीचर्स और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर्स स्टेट असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं और कुछ मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। अब मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल की
तरह सेम है, पर काउंसिल के मेंबर को 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब हम टर्म देखते हैं, टर्म पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट बॉडी है, यह कभी डिसॉल्व नहीं होता है। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर सिलेक्ट होते हैं। इसलिए हर मेंबर का टर्म 6 इयर्स का होता है। अब ऑफिसर्स पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल उनमें से एक चेयरमैन और एक डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। काउंसिल की वर्किंग के प्रेसाइड। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन और पावर्स देखेंगे। प्रेसाइड यानी कि अध्यक्षता। जैसे कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी बिल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की इच्छा है कि प्रिवेल करें। प्रिवेल यानी कि प्रचलित। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑर्डिनरी बिल को डिले कर सकती है या ऑर्डिनरी बिल में अमेंडमेंट्स अप्रूव करती है। तो काउंसिल हालांकि मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछ सकती है और बहुत से इश्यूज पर डिस्कशन शुरू कर सकती है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। गवर्नर स्टेट का हेड होता है। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इनके नाम से चलता है, पर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की होती है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर के नाम पर चलाते हैं। जनरली एक गवर्नर एक स्टेट के लिए अपॉइंट होता है, पर कभी कभी एक से ज़्यादा स्टेट के भी हेड हो सकते हैं। अब गवर्नर के क्वालिफिकेशंस पढ़ते हैं। तो गवर्नर बनने के लिए एक पर्सन को कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है। पहला, उसे इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड, 35 इयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए। उसे लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। तो गवर्नर को 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हालांकि प्रेसिडेंट गवर्नर को उसकी टर्म कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव कर सकते हैं। अब गवर्नर की पावर्स और फंक्शंस देख लेते हैं। गवर्नर के पास बहुत सी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, जो उन पावर्स को चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एक्सरसाइज करते हैं। गवर्नर की इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को गवर्नर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करते हैं। मिनिस्ट्री में दूसरे मिनिस्टर्स को भी गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं। दूसरे टॉप लेवल ऑफिशियल्स जैसे कि एडवोकेट जनरल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी वे अपॉइंट करते हैं। फिर है डिस्क्रेशनरी पावर्स। तो आमतौर पर तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करते हैं, पर कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं कि गवर्नर को इंडिपेंडेंट जजमेंट लेना पड़े। ऐसे सिचुएशन में गवर्नर के डिस्क्रेशनरी पावर्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर होती है, मतलब जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो तब। अब फिर अगला वाला है लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जनरल इलेक्शंस के बाद असेंबली का फर्स्ट सेशन इनॉग्रेट और एड्रेस करते हैं और साल की शुरुआत में भी एड्रेस करते हैं। लेजिस्लेचर के द्वारा पास हुआ हर एक बिल में गवर्नर का अप्रूवल होना चाहिए। अगर असेंबली सेशन में नहीं है और एक लॉ की अर्जेंट ज़रूरत है, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जो एक लॉ के बराबर होता है।
अब फाइनेंशियल पावर्स पढ़ेंगे। गवर्नर की परमिशन के बिना हाउस में कोई मनी बिल या एनुअल बजट इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जुडिशियल पावर्स पढ़ते हैं। स्टेट लॉस के अंडर गवर्नर लोगों के पनिशमेंट या सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। अब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। तो गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, जो गवर्नर को दूसरे यानी काउंसिल के मिनिस्टर को चूज करने के लिए एडवाइस देते हैं। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी पावर्स चीफ मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री के पास होते हैं। उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर को आंसर देना पड़ता है, इसलिए वे अपनी पावर्स को तभी इंजॉय कर पाते हैं जब तक असेंबली में मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। अब पावर्स और फंक्शंस पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर के। तो चीफ मिनिस्टर काउंसिल के मिनिस्टर्स के लीडर होते हैं। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच चीफ मिनिस्टर वाइटल लिंक होते हैं। तो हर मिनिस्टर को इंडिविजुअल उन्हें आंसर देना पड़ता है। उनका रेजिग्नेशन पूरी मिनिस्ट्री का रेजिग्नेशन के बराबर होता है, इनके बराबर है। उनकी मेन पावर्स है, पहला है मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करना और उनकी पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना। अगला है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करते हैं। अगला है मिनिस्टर्स को एलोकेट, रीएलोकेट या पोर्टफोलियोज को वापस ले सकते हैं। फोर्थ, दूसरे मिनिस्टर्स की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि समक्ष। अब काउंसिल के मिनिस्टर्स की पावर और फंक्शंस पढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलती है। डिपार्टमेंट्स के हेड मिनिस्टर्स होते हैं। उनका फंक्शन डिपार्टमेंट को काउंसिल के मिनिस्टर्स द्वारा दी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चलना होता है। काउंसिल के मिनिस्टर्स ज़रूरी बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं असेंबली में और अप्रूव कराते हैं। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।